complexity and big O notation। ठीक है सर, कॉम्प्लेक्सिटी एंड बिग O नोटेशन। देखो सर कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, देखो होता क्या है सर, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब वैसे परफॉर्मेंस होता है। अच्छा एक चीज बताना, मैं एक चीज बताना, तुमने कोड लिखा, तुम्हारे दोस्त ने कोड लिखा, ठीक है, तुम्हारा कोड ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, यानी नंबर ऑफ जो लाइंस है उसमें वो ज़्यादा है और तुम्हारे दोस्त में कम है, ठीक है, तो परफॉर्मेंस किसकी अच्छी होगी? जिसके में कम कोड कम कोड होगा, मतलब वही टास्क जो तुम्हें दिया गया, जो टास्क दिया गया तुम्हें, वो टास्क को तुम्हारा दोस्त कम स्टेप्स में एग्जीक्यूट करा दे रहा है और तुम क्या हो, एग्जीक्यूट तो करा दे रहे हो लेकिन बहुत ज़्यादा कर रहे हो, कोड लिख रहे हो। तो बेटर कोड किसका माना जाएगा? जिसकी नंबर ऑफ लाइंस कोड की यानी लेस कोड होगा, कम कोड होगा, उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी ऑब्वियसली। ठीक, अब कहोगे कि, अब ये कहोगे कि जैसे कि तुम्हारा जो कोड था कम वाला, वो तुमने पुराने जमाने के कंप्यूटर पर क्या करा, रन कराया, ठीक है, और इसका ज़्यादा वाला कोड, इसका ज़्यादा वाला कोड तुमने नए जमाने के जो कंप्यूटर हैं, ठीक है, बहुत ही फास्ट, जो इतना जबरदस्त प्रोसेसर जो आता है कंप्यूटर का, लेटेस्ट जो कंप्यूटर है उस पर एग्जीक्यूट कराया। तुम्हारा पुराने जमाने में चले गए उधर 2006 के करीब उधर वाले कंप्यूटर में, ठीक है, तो उस पर रन कराया। अब बताओ कॉम्प्लेक्सिटी किसकी, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब परफॉर्मेंस किसकी ज़्यादा होगी? ज़्यादा कोड वाली थी। हाँ, परफॉर्मेंस किसकी ज़्यादा होगी, किसकी अच्छी होगी? इसका नया कंप्यूटर, इसका नया कंप्यूटर होगा, इसका नया कंप्यूटर होगा, मतलब उसे कम टाइम में कर दिया एग्जीक्यूट, क्योंकि प्रोसेसर का मतलब है, प्रोसेसर जैसे कि मान लिया जैसे कि 2.5 मान नहीं सकते, 2.5 गीगाहर्ट्ज का कंप्यूटर है, इसका मतलब क्या होता है, प्रोसेसर है, इसका मतलब क्या होता है कि जीगा का मतलब, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो जीगा का मतलब समझते हो कि 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई होती है, समझ रहा है? ओमेगा का मतलब क्या होता है, इनकी पावर 6 से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, तो हर्ट्ज का मतलब हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए यूज हुआ जाता है। प्रोसेसर कितनी साइकिल ले रहा है, यानी साइकिल का मतलब क्या है कि कितने स्टेप्स ले रहा है, प्रोसेसर के जो स्टेप्स होते हैं वो यहाँ लिखे होते हैं, कितने सेकंड में, फ्रीक्वेंसी मैथ में पढ़ी है, फ्रीक्वेंसी फिजिक्स में पढ़ी है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि जैसे कि मान लिया फ्रीक्वेंसी फिजिक्स वाली ले लेते हैं, तो क्या कहते हैं कि 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट होते हैं, कितने ऑसिलेशन कंप्लीट होते हैं वो फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये फ्रीक्वेंसी तो है। 1 सेकंड में कितने प्रोसेसर स्टेप्स लेता है, यानी साइकिल, एक साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, इस हिसाब से इतनी साइकिल कंप्लीट करता है 1 सेकंड में, तो वो प्रोसेसर की क्या बोली जाती है, स्पीड बोली जाती है, तभी एचडी लगाते हैं गीगाहर्ट्ज में, ठीक है, तो इतने स्टेप्स ले लेता है 1 सेकंड में, इतने स्टेप्स वो एक्सिक्यूट करता है, कंप्लीट कर लेता है, ऐसा कर सकते हो, ठीक है, तो वहां पर तो बताओ फिर कौन टाइम कम लेगा, अभी कह नहीं सकते ना कितना बड़ा कोड है, क्या है, और कितना प्रोसेसर है उसका, ठीक है, तो ज्यादातर कोशिश, ज्यादातर हमारा मानना यही है कि जो अच्छे कंप्यूटर होंगे बड़ा भी कोड कम टाइम में एग्जीक्यूट करा देंगे, होता है सर, करा सकते हैं, ठीक है, तो इसी को देखते हुए परफॉर्मेंस हम कंप्यूटर पर नहीं देखते हैं, परफॉर्मेंस हम कोड की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, कोड की परफॉर्मेंस है, वो कंप्यूटर पर डिपेंड नहीं करते हैं, प्रोसेसर पर डिपेंड नहीं करते हैं, वो हम कोड को देख कर बताते हैं, ठीक है, कोड को देखकर कॉम्प्लेक्सिटी डिटरमाइन की जाती है, पहली बात ये है सबसे बड़ी, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है, परफॉर्मेंस या नंबर ऑफ स्टेप्स दैट एन एल्गोरिथम टेक्स टू कंप्लीट, ठीक है, तो इसके बाद जो आता है, वैसे 2 टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना बच्चों, किसी टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है
कॉम्प्लेक्सिटी यानी क्या है, परफॉर्मेंस, कॉम्प्लेक्सिटी यानी परफॉर्मेंस किसकी किसकी ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी यानी परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है। वो डिटरमाइन किससे करते हैं, उसके कोड को देखकर करते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और अब दो टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कितने टाइप की होती है, दो टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी होती है। पहला कॉम्प्लेक्सिटी कौन सी होती है, पहला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अब क्या है बच्चा, देखना दो परफॉर्मेंस दो चीजों पर डिपेंड करती है, दो फैक्टर है। एक तो कितना टाइम ले रही है एल्गोरिथम एग्जीक्यूट करने के लिए, दूसरा स्पेस कितना ले रही है यानी मेमोरी स्पेस कितना ले रही है। कम स्पेस ले रहा है हमारा कोड, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। कम टाइम ले रहा है उसकी क्या होगी, ऑब्वियसली उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बेटर होगी, ठीक है। अब आता है बच्चा देखना, इसको जो कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरलाइज तरीका होता है, कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए तो क्या होता है, जनरलाइज जो तरीका होता है उससे क्या करते हैं, बिगो नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे, बिगो नोटेशन से, बिग ओ नोटेशन से, ठीक है। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, बिगो नोटेशन से, ठीक है। जैसे कि जनरलाइज का मतलब बिग ओ का मतलब है ऑर्डर ऑफ, ठीक है, ऑर्डर ऑफ। अच्छा, उस ऑर्डर ऑफ जैसे कि ऑर्डर ऑफ बिगो नोटेशन से एक जनरलाइज फार्मूला है कि क्या करते हैं, जो कंपेयर करता है, क्या है, जनरलाइज वे, ऐसे कर सकते हैं, जनरलाइज्ड वे टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम और comparing the complexity of two or more algorithm क्या है, एक तरीका होता है, ठीक है। वो अच्छा, इसके अंदर जो लिखा जाता है ना बच्चों, जैसे कि किसी की कॉम्प्लेक्सिटी, मान लिया कॉम्प्लेक्सिटी कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, जैसे कि n, अभी डोमिनेटिंग टर्म की बात करेंगे। डोमिनेटिंग टर्म क्या होता है, इसमें जो लिखते हैं वो डोमिनेटिंग टर्म लिखते हैं किसी एक्सप्रेशन का। डोमिनेटिंग टर्म की बात करेंगे तो कैसे, फिलहाल इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे किसी की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो n है, ठीक है, किसी की कॉम्प्लेक्सिटी n है, यानी n स्टेप्स क्या लेती है एल्गोरिथम, इनकी वैल्यू कोई भी हो सकती है, n स्टेप्स लेती है एल्गोरिथम इसके एग्जीक्यूट करने के लिए n स्टेप्स लेती है एल्गोरिथम या कोड, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, ऑर्डर ऑफ n लिख देंगे, ऐसे लिख देते हैं कॉम्प्लेक्सिटी को। और बिग ओ नोटेशन ये तरीका होता है, जनरलाइज तरीका होता है किसको, कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने का या कंपेयर करने का, दो टू या मोर कॉम्प्लेक्सिटी, किसी की n होगी तो किसी की n स्क्वायर भी ले सकते हैं, ठीक है, n स्क्वायर होगी, किसी की बिग ओ ऑफ 2 की पावर n होती है, ठीक है। ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी नोटेशन, बिग ओ नोटेशन से ही रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। डोमिनेटिंग टर्म क्या होता है बच्चा, वो समझ लो, ठीक है। जब भी हम कभी किसी की कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जब भी हम किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां पर डोमिनेटिंग टर्म लेते हैं, ठीक है, डोमिनेटिंग टर्म वहां पर क्या करते हैं, डोमिनेटिंग टर्म लेते हैं। अब बच्चा डोमिनेटिंग टर्म क्या होता है, वो टर्म कि जैसे कि मान लिया कितना, कोई भी एल्गोरिथम जो है वो
उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। किसी भी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर कॉम्प्लेक्सिटी अगर इतनी बन रही है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बन रही है, इतनी बन रही है, ठीक है, तो हम इसे पूरा नहीं लिखेंगे, इसमें से डोमिनेटिंग टर्म निकालेंगे। डोमिनेटिंग टर्म वो टर्म होता है जिस पर जो इसमें सबसे इस एक्सप्रेशन में इस टोटल कॉम्प्लेक्सिटी में मतलब ज्यादा टाइम ले रहा होता है। ज्यादा टाइम किसमें लेंगे, एक कांस्टेंट टाइम को लेगा इसको एक्सक्यूट करने के लिए, यहाँ पर ये भी एक्सक्यूट हो जाएगा। सबसे ज्यादा टाइम यहाँ पर इसमें लगेगा, इस वाले टर्म में ज्यादा टाइम लगेगा, तो ये डोमिनेटिंग टर्म हो गया इसका डोमिनेटिंग टर्म। फिर कांस्टेंट भी हटा देते हैं, केवल मेन टर्म लेते हैं, जो वहाँ पर क्या है कांस्टेंट वाली चीजें हटा देते हैं। फिर डोमिनेटिंग टर्म ये बना जाके डोमिनेटिंग टर्म मेन जो है, इसमें टाइम इस टर्म में यहाँ पर इन पूरे एक्सप्रेशन में इस टर्म में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, उसमें इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये डोमिनेटिंग टर्म हो गया उसका, इसका टोटल कॉम्प्लेक्सिटी से मतलब बिगो नोटेशन में लिखने के लिए, बिगो नोटेशन में वही लिखा जाता है जो डोमिनेटिंग टर्म होता है, वो जो ज्यादा जिसमें ज्यादा डिपेंड करती है कॉम्प्लेक्सिटी, वो चीज लिखी जाती है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे डोमिनेटिंग, अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लिखनी है तो हम क्या लिख देंगे, बिगो ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये लिख देंगे, समझ में आया? ठीक, अब ये चीज हो गई। अच्छा, अब ये क्या करते हैं, ये इनपुट साइड होता है, अंदर जो देते हैं ना बच्चा, अंदर जो लिखते हैं इसे क्या बोलते हैं, इनपुट साइड बोलते हैं, यही होता है इनपुट साइड, ठीक है। इनपुट साइड क्या है, एक्स है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स इनपुट साइज है, और ये तो कॉम्प्लेक्सिटी रिप्रेजेंट हो रही है। तो इनपुट साइज पर इनपुट साइज जो बिगो नोटेशन के अंदर जो लिखा जाता है वो इनपुट साइज बोला जाता है, मतलब उसी के मतलब वही उसकी जो वैल्यू होगी उस पर परफॉर्मेंस डिपेंड करती है पूरा। ओके, डोमिनेटिंग टर्म हो गया। इसके बाद डोमिनेटिंग टर्म के बाद तो देखिए आगे, अब जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, कुछ कैलकुलेशन कंप्यूट करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी कुछ चीजों की, ठीक है, कुछ चीजों की कॉम्प्लेक्सिटी कंप्यूट करते हैं, कंप्यूट करना सिखा देते हैं। अच्छा, बेस्ट केस और वर्स्ट केस और एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात करेंगे अभी, उससे पहले थोड़ा सा ये समझ लो कि कंप्यूट कैसे की जाती है कॉम्प्लेक्सिटी, वो भी जान लो जल्दी से। देखना, पहले तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, जावा का स्ट्रक्चर है ना बच्चा, जावा का स्ट्रक्चर है, या तो क्या होगा, या तो हमारे पास इफ स्टेटमेंट होगा, ठीक है, इफ वाला हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, इफ स्टेटमेंट हो सकता है। सेकंड क्या होगा, इफ एल्स होगा स्टेटमेंट, ठीक है, यहाँ पर कोड इससे कोड रिप्रेजेंट होगा, या तो क्या होगा, ठीक है, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट होगा, ठीक है, क्या होगा, इफ एल्स स्टेटमेंट होगा कि नहीं होगा, यस सर, ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है। फोर्थ वाले में क्या होगा, इफ नो नेस्टेड इफ, भूल गए, यस सर, बहुत अच्छे बोल गए, नेस्टेड इफ, ठीक है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट भी होता है, यस सर, और आया था कुछ नहीं याद है, चलो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट सही है। इसके बाद लूप भी होंगे, ये तो क्या हो गया हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट, फिर इसमें क्या आएगा, लूप आएंगे, यानी इटरेटिव स्टेटमेंट आएंगे, यस सर, इटरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है सर, इटरेटिव स्टेटमेंट, ठीक, इटरेटिव स्टेटमेंट क्या आएगा, फॉर आएगा तुम्हारा, और क्या आएगा, व्हाइल आएगा, डू व्हाइल, बहुत बढ़िया, डू व्हाइल, ठीक, डू व्हाइल आएगा, चलिए ठीक, ये इससे क्या होगा, इसी को यूज करके ज्यादातर कोड बना होगा, बाकी तो नॉर्मली कोड होता है। ये तो क्या लूप, ये तो कह सकते हैं कि पूरा स्ट्रक्चर है जावा में, इसके बिना तो कुछ होता नहीं, कंडीशनल और इटरेटिव स्टेटमेंट। चलिए इसको लिख के कोड लिखते हैं, फिर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिटरमाइन करते हैं, कंप्यूट करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। जल्दी से ज्यादा एग्जांपल नहीं लेंगे, कुछ ही एग्जांपल लेंगे और जल्दी से खत्म करेंगे, क्योंकि सिलेबस में तुम्हारे जो है वो केवल कॉम्प्लेक्सिटी है, बिगो नोटेशन नहीं है, तो साथ में बिगो नोटेशन बता देंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कॉम्प्लेक्सिटी को, ठीक है, बेसिक डेफिनेशंस हैं, लेकिन बिगो नोटेशन बता देंगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा समझ में।
ठीक है, उसके साथ डिटरमाइन करना भी सीख जाओगे कैसे डिटरमाइन करते हैं। जैसे हमने कोड लिखा, नॉर्मल सा कोड लिखा बच्चा, ठीक है, नॉर्मल सा कोड लिखा, तो हमने लिखा यहाँ पर कोड इफ लगाया, ठीक है बच्चा, यहाँ पर लिखा इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो मैक्स क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ए हो जाएगी, एल्स में क्या हो जाएगी, मैक्सिमम बी हो जाएगी। अब देखना कैसे कंप्यूट करते हैं। देखो बच्चा होगा क्या यहाँ पर, देखो आप कैसे कोड से कैसे कॉम्प्लेक्सिटी डिटरमाइन करते हैं वो समझ लो, क्योंकि सिस्टम पर नहीं करते हैं डिटरमाइन कॉम्प्लेक्सिटी, नहीं बताते हैं, परफॉर्मेंस कोड को देख के चेक की जाती है। तो कैसे, जैसे कि मान लिया हमने, मान लिया कोई कितना टाइम लेता है, मान लिया कोई कांस्टेंट टाइम इसको एग्जीक्यूट करने में, इसको एग्जीक्यूट करने में जेबीएम हमारा जो टाइम लेती है वो क्या कहते हैं, लेट्स से कोई भी ले लो, P0 ले लेते हैं, P0 टाइम, ठीक है, कांस्टेंट टाइम P0 ऐसे ले लो, कांस्टेंट लेट्स से टाइम टेकन कांस्टेंट टाइम टेकन, ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट टाइम टेकन P0, ठीक है, इस स्टेप्स को एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। अब ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, या तो ये एग्जीक्यूट होगा, दोनों में से एक ही एग्जीक्यूट होगा, हुआ कि नहीं होगा, दोनों तो नहीं चल जाएंगे ना, एक ही तो चलेगा। तो यहाँ पर भी लेट्स से क्या करें, लेट्स से यहाँ पर क्या ले लिया, लेट्स से कांस्टेंट टाइम, दिस स्टेप टेक्स कांस्टेंट टाइम, कौन सा, P1 ले लिया, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी, कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी, इक्वल टू क्या बनेगी, P0 प्लस P1, ये तो बनेंगे, इतना तो टाइम लेंगे, अब दोनों को मिला के भी कोई कांस्टेंट आएगा, दोनों को ऐड करके भी कोई कांस्टेंट आएगा, लेट्स से क्या कहते हैं उसे, लेट्स से P, तो ऑर्डर ऑफ P इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, ऐसे डिटरमाइन करें। कोई एग्जैक्ट टाइम तो हमें पता नहीं है कितना लगेगा, क्योंकि कंप्यूटर लिए बैठे नहीं, ठीक है, जो कि एग्जीक्यूट करा के देखें, वो नहीं, कोड को देखकर बताया जाता है, कोड को देखकर। तो यहाँ पर हमने मान लिया P0 है, यहाँ पर P1 है, तो दोनों को ऐड करा दिया हमने, ठीक है, तब भी कोई कांस्टेंट मिलेगा, P0 तो नहीं मिलेगा ना P1 मिलेगा, कुछ अलग ही मिलेगा ऐड करने पर, तो हमने मान लिया P मिलेगा। अब बाकी जो भी है इफ स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर वो भी समझ सकते हो, ठीक। अब लूप का देख लेते हैं, लूप का तो बता देते हैं, एक लूप का देख लो कंप्यूट करने के लिए। जैसे कि मान लिया बच्चा हमने क्या कोड लिया, कोई कोड लिया हमने, यहाँ फॉर लगाया इंटीजर i इक्वल टू इंटीजर i, वन लिया यहाँ पर n और i प्लस प्लस लिया यहाँ पर, ठीक है बेटा, ओके। यहाँ पर फिर हमने क्या किया बच्चा, हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, क्या लिख दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सीधा सीधा क्या कर दिया, प्रिंट, हमने हेलो प्रिंट कर दिया, और कुछ नहीं किया, हेलो प्रिंट कर दिया, ठीक है बच्चा। अब कैसे, मान लिया ये देखो बच्चा, यहाँ पर क्या होगा, ये मान लिया हमने क्या किया, हमने कह दिया इसे कोई, ये जो स्टेटमेंट है वो लेट्स से कितना टाइम लेता है, P0 टाइम टेकन बाय दिस स्टेप, लेट अस कंसीडर P0, ठीक है, P0, ठीक है, या P मान लो, एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने में P टाइम लगता है, तो n बार चलेगा, ये रिपीट होगा, ठीक है, n बार रिपीट होगा, तो क्या होगा बच्चा, n into p, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी,
कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी, n इंटू P. p इंटू n, n इंटू p, n इंटू p। हमने बोला था कांस्टेंट हटा देते हैं, Yes. टोटल डिपेंड किस पर करता है, डोमिनेटिंग टर्म। डोमिनेटिंग टर्म तो है ही, मतलब और सारे टर्म ही नहीं, उसमें से मेन जो चीज है उस पर डिपेंड करता है, इस पर ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, n की वैल्यू पर ज्यादा डिपेंड करेगी कॉम्प्लेक्सिटी। तो क्या लिखेंगे इसको, बिगो ऑफ N. n लिखेंगे, ठीक है। और बच्चा अगर देखो, एक मिनट और तुम्हें समझाते हैं, इसी में थोड़ा सा हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। एक लूप और लगा देते हैं अंदर, ठीक है। चलिए दूसरा क्या देखते हैं, सुनना। फॉर लगाया इंटीजर आई, नेस्टेड का देखो, नेस्टेड लूप का i1 और i दिस आर इक्वल टू n y प्लस प्लस। फिर दूसरा लूप लगाया इंटीजर j1 j लेस आर इक्वल टू n j प्लस प्लस। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया, मान लिया, लिख दिया a इक्वल टू, ठीक है। बाकी इसको आप कहोगे कि इसको डिक्लेयर नहीं किया, तो प्रोग्राम भी कहाँ लिखा आपने पूरा, है ना, क्लास भी कहाँ बनाए, कोड सेगमेंट ले रहे हैं, समझ जाना, इतना कंसीडर कर लेना, ठीक है। इसको डिक्लेयर नहीं कि कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इतना समझ जाओ बस। a इक्वल टू a प्लस i इंटू जे लिख दिया, ठीक है। यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, ओके। चलिए अच्छा देखिए इसमें, अब देखो इसको क्या करेंगे, टाइम टेकन बाय दिस स्टेप टू एग्जीक्यूट, दिस स्टेप टू एग्जीक्यूट क्या कितना होगा, लेट्स से T. पी ले लें, ठीक है, पी ले लें, ठीक, ओके, पी मान लिया। अब बच्चा बताना देखना, ठीक है, n इंटू पी स्टेप्स होंगे, n इंटू पी होंगे, इंटू n होंगे, n इंटू n इंटू तो N स्क्वायर P. n। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी, कॉम्प्लेक्सिटी इधर लिखें, इधर लिखते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी इसकी, परफॉर्मेंस क्या होगी इस कोड की, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, n इंटू p यानी n स्क्वायर p यानी बिगो ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। में मेन इस पर डिपेंड करेगा, इनपुट से n के इनपुट साइज पर, n इनपुट साइज पर डिपेंड करेगा कि कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, परफॉर्मेंस इस कोड की कितनी है। ऐसे क्या कर सकते हो, बहुत सारे लोग दिए हम, उनको हम अपने हिसाब से रख सकते हैं, किसी को p0 p10 जो जो एग्जीक्यूट होता है, ऐसा नहीं इफ को भी ले रहे साथ में एल्स को भी ले रहे, गलत हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी परफॉर्मेंस नहीं डिटरमाइन करता। कोड को समझ रहे हो अच्छे से, तभी इसको डिटरमाइन कर पाते हो, ठीक है। आगे इसके अलावा देखना, अब बेस्ट केस और वर्स्ट केस और एवरेज केस समझ लेते हैं। उसके बाद जो हमने पढ़ा है, कुछ सॉर्टिंग टेक्निक पढ़ी, कुछ सर्चिंग टेक्निक पढ़ी है, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं कितनी है। खत्म हो गया चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, ठीक है, वो भी देख लेते हैं जल्दी से। बहुत सारे बोर्ड नहीं दिखवा रहे, डिटरमाइन नहीं करवा रहे कि तुम्हारे सिलेबस नहीं है, आना नहीं है, ठीक है, मेन डेफिनेशन है, ठीक है, फिर भी जान लो। तो जब चैप्टर की कुछ चीजें दी हैं तो फिर समझ ही लो उन्हें अच्छे से, नहीं तो बस रटोगे, फिर क्या फायदा चलेगा, पता चलेगा क्या फायदा रहेगा उससे। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा देखो तीन टाइप की क्या होते हैं, तीन केसेस होते हैं हमारे पास। पहला तो होता है अच्छा, पहला होता है हमारे पास बेस्ट केस, बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। दूसरा जो हमारे पास होता है वो एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी, एवरेज केस
कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तीसरा जो हमारे पास होता है वो होता है वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। क्या समझो बच्चा, यहाँ पर क्या है, सीधा सीधा समझो, सीधा सीधा समझो, ज्यादा कहानी नहीं। सब बातों की एक बात सुनो, सब बातों की एक बात क्या है, देखो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है, मिनिमम, सबसे मिनिमम कितने स्टेप्स एल्गोरिथम लेती है एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। मिनिमम स्टेप्स यानी मिनिमम टाइम, ठीक है। यहाँ पर किसकी बात करेंगे, यहाँ पर किसकी बात करेंगे, मिनिमम टाइम की बात करेंगे। मिनिमम हमारा जो कोड है वो मिनिमम टाइम कितना लेता है, ठीक है। यहाँ पर कोड की क्या बात करेंगे, एवरेज टाइम कितना रहता है उसका, एवरेज टाइम कितना रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बात करेंगे, मैक्सिमम टाइम कितना लेता है, कोड हमारा मैक्सिमम टाइम कितना लेता है। जैसे कि हमारा क्या है, जैसे कि सर्चिंग है भाई, हमारी सर्चिंग अभी जानेंगे, सर्चिंग जो है उसमें हो सकता है क्या हो, जो हम एलिमेंट सर्च करा रहे हैं, जो हम एलिमेंट क्या करा रहे हैं, सर्च करा रहे हैं, वो पहले ही लोकेशन पे मिल जाए, तो बेस्ट केस हो गया, बेस्ट केस हो गया, ज्यादा कोड पूरा कोड एक्सक्यूट कराने की जरूरत ही नहीं है। बेस्ट केस में क्या हो जाएगा, मान लीजिए पहले स्टेप्स में मिल गया तो बिगो ऑफ 1 हो जाएगी उसकी बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, इधर बिगो ऑफ 1, और लास्ट में जाके मिला तो वर्स्ट केस लगेगा, यानी अगर n एलिमेंट है उसमें तो n पे मिला है, ठीक है, n एलिमेंट है उसमें, क्या होगा, n बिगो ऑफ n उसकी क्या होगी, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब मैक्सिमम टाइम हो ठीक है, मैक्सिमम टाइम आपको एवरेज कर दिया, हम बाद में अभी देख लेंगे, एवरेज के बीच में, ठीक है। चलो अब यहाँ पर ये तीनों चीजें समझ गए, मैक्सिमम टाइम कितना ले रहा है, एवरेज टाइम कितना ले रहा है, मिनिमम टाइम कितना ले रहा है, ये तीनों केसेस में, और हम उसकी देखते हैं एल्गोरिथम की।